नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज एक नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 18वां अध्याय, 18वां पाठ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। एक्चुअल में हमें इस पाठ में 3 टॉपिक को पढ़ना है। पहला उपभोक्ता, दूसरा है विधिक जागरूकता और तीसरा है सूचना का अधिकार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उपभोक्ता। वैसे आपको मैं बात बता दूं, इन तीनों टॉपिक में आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, तो मैं कहूँगा सूचना का अधिकार जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, फिर भी आज हम पढ़ते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ग्राहक, कस्टमर। क्या होता है? ग्राहक। उपभोक्ता बना है उप प्लस भोक्ता से, मतलब किसी वस्तु का मूल्य देकर उसका लाभ प्राप्त करने वाला क्या होता है? उपभोक्ता। किसी वस्तु को खरीद कर उस वस्तु का उपभोग करके लाभ को प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में क्या परिभाषा दी हुई है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है और उससे लाभ कमाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी दुकान वाले से एक सेब लेता है, उस सेब का मूल्य उसे देता है कि नहीं, और वो सेब खाता है, सेब खा के उसे संतुष्टि मिलती है। तो उसने क्या किया? उसने सेब का मूल्य चुकाया, सेब लिया, उसका उपभोग किया और उससे क्या कमाया? लाभ कमाया। लाभ क्या मिला? उसकी भूख जो थी वो शांत हो गई। यही क्या है? उपभोक्ता। तो वो व्यक्ति क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। ठीक है ना। अभी देखिए, भारत में उपभोक्ताओं के लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं। एक भारत सरकार द्वारा कानून बना हुआ है, उपभोक्ता अधिनियम 1986। उपभोक्ता अधिनियम 1986 में उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? उपभोक्ता का मतलब क्या है? यह विस्तृत से समझाया गया है। तो देखिए, उपभोक्ता अधिनियम 1986 में उपभोक्ता का अर्थ क्या बताया गया है। पहला अर्थ है जीएस। जी मतलब गुड्स, एस मतलब सर्विस, तो गुड्स एंड सर्विस मतलब वस्तु और सेवा। जीएस का मतलब क्या होता है? वस्तु और सेवा। आप ये समझिए, ठीक है ना। तो वस्तु और सेवाओं का भुगतान किया हो या वचन दिया हो, वो व्यक्ति जिसने किसी वस्तु या सेवा को लेते समय भुगतान कर दिया हो। ठीक है, क्या? जिसने किसी वस्तु या सेवा को लेते समय भुगतान कर दिया हो, या फिर बोला हो कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में पैसा देता हूं, तुम मुझे उधार में दे दो। वचन दिया हो पैसे देने का, या तो उसने तुरंत पैसे दे दिए हो, या उसने ऐसा वचन दिया कि मैं तुम्हें बाद में पैसे देता हूं, तुम इसका भुगतान मैं बाद में करता हूं, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। पहली बात यहाँ पे आपको एक बता देता हूं, ये वस्तु और सेवा क्या होता है। तो वस्तु मतलब क्या होता है कि जो हम जिसको छू सकते हैं, जैसे कि सेब को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि शक्कर, चाय पत्ती और भी जो सब खाद्य पदार्थ है, वो सब क्या है? वस्तुएं हैं। मोबाइल, कंप्यूटर क्या है? वस्तु है। सेवा मतलब क्या? जैसे नाई बाल काट के क्या देता है? अपनी सेवा देता है। डॉक्टर इलाज करके क्या देता है? सेवा देता है। वकील वकालत करके क्या देता है? अपनी सेवा देता है। तो ये क्या हो गई? सेवाएं हो गई। तो वस्तु और सेवा में आपको फर्क समझ में आ गया? ठीक है। तो पहला क्या है कि वो व्यक्ति जो जिसने भुगतान किया हो या बाद में भुगतान करने का वचन दिया हो, वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। दूसरा क्या है कि आंशिक भुगतान किया हो और आंशिक भुगतान बाद में करने का वचन दिया हो, ऐसा व्यक्ति। ऐसे आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे कस्टमर होते, ग्राहक होते, उपभोक्ता होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई ऐसा करो, आज मैं ये मोबाइल लेके जाता हूँ, इस मोबाइल के अभी 3,000 रुपये अभी तुम रख लो, बाकी के 7,000 रुपये 1 महीने के बाद देता हूँ। तो आंशिक भुगतान तो उसने थोड़ा सा कर दिया, और बाकी बचा हुआ आंशिक भुगतान, मतलब आंशिक मतलब अंश में भुगतान है कि नहीं, आंशिक भुगतान करने का वचन उसको दे दिया कि भाई मैंने तुम्हें थोड़ा पैसा दे दिया, अब तुम मुझे सामान दे दो, अगली बार आऊँगा तो पैसा दे के जाऊँगा तुम्हें। तो ये भी क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। इसके बाद विलंबित भुगतान विधि से, मतलब अलग अलग भुगतान विधि से। आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो हमें बोला जाता है कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप पैसा महीने के महीने देना, महीने का 1,000 रुपया 500 ऐसा दे देना, हम आपकी क्या कर देते? EMI कर देते। क्या कर देते? EMI। आपने सुना होगा EMI का मतलब
है कि नहीं। वो दुकान वालों का बैंक वालों से लिंक होता है, आपका पैसा बैंक वाले दे देते हैं, आपको हर महीने उनको 500-1000 रुपये देना होता है और आपका सामान EMI पे आ जाता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, अलग अलग जो भुगतान विधि से भुगतान कर दे वो भी क्या है, एक ग्राहक है। अभी उपभोक्ता अधिनियम 1986 में जो ये व्यक्ति, देखिए हमने भी व्यक्ति शब्द पढ़ा, जब व्यक्ति की, देखिए अपन ने व्यक्ति पढ़ा, व्यक्ति जब व्यक्ति की किसी वस्तु, तो जहां जहां बार बार व्यक्ति का उपयोग होता है, व्यक्ति शब्द का उपयोग होता है, उस व्यक्ति शब्द का उपयोग का अर्थ, उस व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या लगाया है उपभोक्ता अधिनियम 1986 में। तो देखिए पहला व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या लगाया गया है कि पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म। फर्म मतलब कोई फैक्ट्री कह लीजिए, है कि नहीं, कोई उत्पादक क्षेत्र कह लीजिए, वो क्या होती है, फर्म होती है। तो या तो पंजीकृत फर्म हो या अपंजीकृत फर्म हो, मतलब या तो उसने, उस फर्म ने रजिस्टर किया हो पहले से, या उसने बिना रजिस्टर किए हुए उसने फर्म खोली हो, तो वो क्या होगी, व्यक्ति होगी। हम भी उसको व्यक्ति में ही उस फर्म को गिनेंगे। दूसरा क्या है, संयुक्त हिंदू परिवार। हिंदू परिवार संयुक्त रूप से जो होते हैं, मतलब साथ में रहते, संयुक्त रूप से मतलब साथ में रहते, बड़े बड़े हिंदू परिवार। हिंदू परिवार में सब बौद्ध भी आ जाते, सिख भी आ जाते, जैन भी आते, सब आ जाते हैं। तो जो संयुक्त रूप से जो साथ में रहते हैं वो हिंदू परिवार, ठीक है। सहकारी संस्था मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों ने मिलके, मान लो गांव है, उस गांव के बहुत सारे लोगों ने मिलके अपनी एक संस्था बना दी कि भाई हम इस संस्था में ये काम करेंगे, तो कोई सहकारी संस्था होती है, मतलब सहकार्य से बनने वाली संस्था, एक दूसरे का काम करने से बनने वाली संस्था, एक दूसरे की सहायता करने से बनने वाली संस्था। तो जब साथ में लोग मिलकर कोई संस्था बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सहकारी संस्था कहते हैं। तो सहकारी संस्था भी को क्या क्या व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बहुत से व्यक्तियों का कोई मिलकर संघ बने हो, मतलब बहुत से व्यक्ति मिल गए हो, उन्होंने अपना खुद का कोई ग्रुप बना दिया हो, कोई खुद का कोई संघ बना दिया गया हो, जो चाहे समितियों की पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो कि न हो, मतलब एक अधिनियम है, उस अधिनियम के अंदर वो संघ को रजिस्टर किया गया हो कि नहीं किया गया हो तो भी चलेगा, लेकिन वो क्या गिना जाएगा, व्यक्ति में ही गिना जाएगा, ठीक है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति कोई सामान खरीदता है, कोई सेवा लेता है, लेकिन उस सामान को लेने के बाद, उस सेवा को लेने के बाद उस व्यक्ति को कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई मैं तो ठग गया, मुझे इस सामान से, इस सेवा से संतुष्टि नहीं मिली, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मेरा शोषण हुआ है। कोई वस्तु भाड़े से खरीद ली, कोई खरीद ली बिल्कुल ही, तो कभी कभार ऐसा लगता नहीं कि मैं तो ठग के आ गया। तो इस क्या हुआ, एक प्रकार का शोषण हुआ। तो उपभोक्ता के शोषण होने के कौन कौन से कारण होते हैं, तो सबसे पहले GS मतलब गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा, ठीक है। वस्तु और सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान नहीं देना। हम क्या करते हैं कि जाते हैं सीधा बोलते हैं कि चलो तुम मुझे 1 किलो शक्कर दे दो, लेके आ गए, घर पे आके पता चला ये शक्कर तो कुछ इसमें है ही नहीं भाई, बिल्कुल ही खराब है एकदम। तो हमने जब खरीदने गए थे हम उस समय किसी शक्कर को, तो हमने उसकी गुणवत्ता पे, वो कितना है उसकी मात्रा पे ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी शुद्धता पे ध्यान नहीं दिया और बिना देखे कभी उसको लेके आ गए। दूसरा कारण क्या है, वस्तु और सेवा का सही विकल्प या चयन नहीं करना। देखिए मार्केट में कितने सारे विकल्प है, आप साबुन लेने जाओ, हजारों कंपनियां साबुन की, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम दुकान वाले को बोल देते हैं भाई एक साबुन दे दो 10 रुपए का, तो वो दे देता है साबुन। हमने उस समय सही विकल्प नहीं चयन किया कि भाई अच्छा इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे विकल्प है मेरे सामने, तो मैं कौन सा साबुन लूँ जो मेरे लिए अच्छा हो। तो हम सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते, तो उससे भी क्या होता है, हमारा शोषण होता है, उससे क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। इसके बाद तीसरा कारण कौन सा है, लिखित तथा अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव। मान लीजिए हम कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं या मोबाइल खरीदने जाते हैं, हम जाके क्या कहते हैं कि भाई ऐसा करो तुम मुझे कंप्यूटर दिखा दो, और क्या कहते हैं मोबाइल दिखा दो। अब वो तो दुकानदार तो अपने फायदे की बात सोचेगा, जो जो उस चीज का, उस कंप्यूटर का फायदा होगा वो सब हमें बता देगा, लेकिन अब हम उसकी बात में आ जाएंगे और हम खरीद के लेके आ जाएंगे, आएंगे तब पता चलेगा भाई इसमें तो इतना बड़ा नुकसान था, नुकसान झेला, मैं शोषण का शिकार हो गया, ठग गया मैं तो। अगर यही चीज हम मान लो कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो पहले पूछ के जाए ना, 3-4 लोगों से पूछ ले, उनसे बात कर ले, एक सही सही जानकारी हासिल कर ले। किसी दुकान से खरीदने से पहले 3-4 दुकानें पूछ ले कि भाई अच्छा ये अच्छा है, लिखित जानकारी ले ले या मौखिक जानकारी ले ले, मतलब कोई वस्तु या सेवा खरीदने से पहले एक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा ना।
हम अगर बिना जानकारी के ही कोई चीज खरीदने चले जाए तो सीधी सी बात है हम शोषण के शिकार तो हो ही जाएंगे। इसके बाद है पैकिंग पर लिखे विज्ञापन पर विश्वास कर लेना। भाई साहब आप पैकिंग देख लीजिए, किसी भी वस्तु की पैकिंग देखिए, 7 दिन में गोवे होइए, अपना वजन बढ़ाइए, अपना कद बढ़ाइए, क्या क्या विज्ञापन देते हैं, है कि नहीं? मतलब अलग से एक प्रकार के विज्ञापन देते हैं। हम भोले भाले क्या करते हैं, उन विज्ञापन में आके, उन एडवर्टीजमेंट में आके उनकी पैकिंग देख के सामान को खरीद लेते हैं और आके पता चल रहा है भाई इसमें सिर्फ फोटो के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, कुछ खास है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि भाई उनकी बातों पे, उन्होंने जो झूठे झूठे वादे किए हमसे, उनकी वादों पे विश्वास कर लेते हैं और ठगी का शिकार हम हो जाते हैं। 5वां कारण क्या है? अशिक्षित उपभोक्ता। अगर उपभोक्ता पढ़ा लिखा होता तो कोई भी वस्तु खरीदने से पहले अच्छे से उसकी जांच परख करके खरीद लेता। गांवों में अधिकतर बहुत से लोग जो है ज्यादा पढ़ नहीं पाते, हालांकि अभी की जो पीढ़ी है वो पढ़ रही है, पहले की पीढ़ी जो है नहीं पढ़ी। तो गांव में अधिकतर अशिक्षित लोग हैं, मतलब अभी आने वाली पीढ़ी तो पढ़ेगी, ठीक है, और पढ़ भी रही है। पहले के जो लोग हैं वो अधिकतर अशिक्षित हैं, तो बेचारे क्या करते हैं, वो जाते हैं दुकानदार को कहते हैं, दुकान में कुछ भी पकड़ा देता है। उसकी जगह कोई पढ़ा लिखा रहता तो उस दुकानदार से 5 बार क्वेश्चंस करता, अलग अलग 5 क्वेश्चंस करता, फिर सामान को खरीदता। तो अशिक्षित उपभोक्ता जब होता है तो उस अशिक्षित उपभोक्ता का शोषण का शिकार होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? रसीद, कैश, बिल, क्रय सुविधा का नहीं लेना। हम क्या करते हैं, सामान लेने जाते हैं और सामान लेके जाते हैं और कहते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, मुझे बिल नहीं चाहिए। क्या बिल करेंगे लेके यार, अभी 100 रुपये का सामान लिया है, छोड़ो ना बिल। लेकिन भाई साहब ये 100 रुपये का सामान भले लिया हो, 10 रुपये का सामान लिया हो, हर चीज का बिल लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उस बिल से सरकार को टैक्स जाता है, सरकार को उस बिल से क्या जाता है? टैक्स जाता है, और सरकार का क्या बढ़ता है? धन बढ़ता है, जिसके माध्यम से सरकार सामाजिक कार्य कर पाती है। इससे एक, हम जब बिल नहीं लेते, इससे एक भी नुकसान होता है कि मान लो हमने कोई अच्छी बड़ी महंगी चीज खरीद ली, उसका हमने बिल लिया ही नहीं। जब हमने उसका बिल नहीं लिया तो क्या होगा कि उस वस्तु में, उस चीज में कोई खराबी बाद में आ गई और हम उस दुकानदार के खिलाफ केस करने गए, तो दुकानदार क्या कहेगा कि लाओ, दिखाओ क्या सबूत है आपके पास कि ये चीज, ये वस्तु आपने मेरे यहां से ही खरीदी है। तब हम उसको क्या कहेंगे, है कि नहीं? तो बिल लेना एक अति आवश्यक बात है उपभोक्ता, इसका ध्यान रखना चाहिए सभी उपभोक्ताओं को कि बिल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 7वां कारण कौन सा? उपभोक्ता द्वारा लिखित व अलिखित शिकायत नहीं। देखिए, उपभोक्ता शिकार हो जाता है शोषण का, लेकिन वो अपनी शोषण के बारे में ज्यादा नहीं बताता, ज्यादा नहीं बता पाता किसी से कि क्यों बताओ, चलो छोड़ ना, जाने दो ना, ये जाने दो ना, तो ये बहुत मुश्किल है। जाने दो तो फिर चला ही जाता है। जब तक हम किसी चीज की शिकायत नहीं करेंगे, वो सामने वाला व्यक्ति कैसे सुधरेगा? अगर उपभोक्ता के साथ धोखा हुआ है, उसका शोषण हुआ है, तो लिखित रूप से जाके उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत करें, ताकि उनके उपभोक्ता न्यायालय वाले की आंख खुले और जाके उस दुकानदार के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। तो उपभोक्ता जब शिकायत नहीं करता तो इससे और भी उन लोगों को, जो ठग रहे लोगों को, उनको तो और भी ज्यादा मजा आता है, उत्साह मिलता है उनको, तो है कि नहीं। इसके अलावा शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं। बहुत से उपभोक्ता शिकायत करते भी है, लेकिन सरकार उन पर कोई जल्दी निर्णय लेती ही नहीं है। जो न्यायालय होते हैं, उपभोक्ता न्यायालय, उनके पास इतने पहले से ही केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी जल्दी न्यायालय नहीं दे पाते, न्याय नहीं दे पाते, तो इसके चलते उपभोक्ता भी जाने से, केस करने से बचते हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है इसका। 9वां कारण क्या है? उपभोक्ता का संगठित नहीं होना। अभी भाई मान लो 6-7 लोगों के साथ एक ही प्रकार की, एक ही दुकानदार ने ठगी की। अभी एक उपभोक्ता चाहता है कि मैं इस दुकानदार के खिलाफ केस करूं, और बाकी उपभोक्ता कहते हैं छोड़ो ना, जाने दो ना, ये 1000 रुपये की बात थी। कोई कहता है छोड़ो, कौन करेगा, कौन पुलिस के लफड़े में पड़ेगा, कौन कानून के लफड़े में पड़ेगा। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो उपभोक्ता थे सब अलग अलग हो गए। अगर वही उपभोक्ता, सब उपभोक्ता एक साथ आ जाते, क्या सभी उपभोक्ता एक साथ आ जाते और जाके शिकायत करते, तो सीधी सी बात है ना, उस दुकानदार को झुकना ही पड़ता ना। तो जब तक उपभोक्ता संगठित नहीं होता तब तक तो शोषण होता ही रहेगा। और लास्ट और अंतिम कारण क्या है? 10वां कारण, सरकार पर पूंजीपतियों का अभाव। देखिए, जो सरकारें होती है ना, सरकार को चाहिए तो बहुत सारा पैसा कहाँ से आएगा? तो पूंजीपति जो होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, वो उनको पैसा देते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो है सरकार को पैसा देते हैं और सरकार की सहायता करते हैं। देश में जो है विकास का काम करने में बड़ा सहायता, सरकार को बड़ा सहयोग करते हैं।
और सरकार उसका सारा क्रेडिट ले लेती है। तो कहीं ना कहीं सभी सरकारों पे पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का जो है प्रभाव रहता है। उस प्रभाव के चलते सरकार ऐसी नीतियां बनाती है, ऐसी कानून बनाती है जिससे उद्योगपतियों को फायदा मिल सके। वो फिर उपभोक्ताओं के बारे में भूल जाती कि छोड़ो यार, लोगों को पहले विकास करते। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की इसमें लापरवाही और उद्योगपतियों का प्रभाव सरकार पर दिखाई देता है। अभी देखते हैं कि उपभोक्ता शोषण के कौन कौन से प्रकार है, कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता शोषण के प्रकार। देखिए, उपभोक्ता शोषण के प्रकार। देखिए, उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार है मुख्यतः। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। पहला तो है माल या वस्तु, दूसरा है सेवा। देखिए, उपभोक्ता कहां कहां ठगता है, कहां कहां उसका शोषण होता है। पहला तो जब किसी वस्तु को खरीदने जाता है, मान लो किसी कंप्यूटर को खरीदने गया तो वहां पे उसके साथ ठगी हो गई, तो ये हो गया माल या वस्तु का प्रकार। दूसरा है सेवा का प्रकार। मान लो कोई उपभोक्ता किसी डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने उसका सही से इलाज नहीं किया, तो क्या कहेगा, अरे मैं इस डॉक्टर के पास जाके मैंने अपने पैसे बर्बाद कर लिए, तो उसको सही से सेवा नहीं मिल सकी, तो यहाँ पे उसका एक लॉस हो गया, है कि नहीं। तो उपभोक्ता के शोषण के कितने प्रकार है? दो प्रकार है कि नहीं। अभी माल या वस्तु का शोषण, मतलब ये जो प्रकार, इसमें क्या क्या आता है? तो पहला है कि तोल, मात्रा, वजन या माप में कमी। क्या हम जब भी सामान लेने जाते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता है कि हमको कम वजन मिलता है। क्या? कम वजन मिलता है। हम मांगते 1 किलो है लेकिन हमको 100-200 ग्राम कम ही मिलता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा शोषण होता है। दूसरा क्या है? बताई गई या दर्शाई गई किस्म की वस्तु नहीं होती। मतलब कि जिस प्रकार से वस्तु की पैकिंग की गई, जैसा हमको उस वस्तु के बारे में बताया गया है, उस प्रकार की वस्तु नहीं होती। बताया गया नहीं होना मतलब हमको बताया गया, देखो आप इस वस्तु से 7 दिन में गोरे हो जाओगे, आप इस क्रीम से 7 दिन में एकदम उजले हो जाओगे, लेकिन नहीं हो पाते। आपके बाल उगाएंगे, नहीं आते। तो जैसा बताया गया वैसा वस्तु नहीं होता, तो उससे भी जो है हमें क्या होता है, हमारा शोषण होता है। तीसरा क्या है? अशुद्धता या मिलावट वाली वस्तु, मिलावटी वस्तु। हम आज भी जब दूध खरीदने जाते, दूध तो उस दूध में पानी मिला देते हैं। मिर्च का पाउडर खरीदने जाते हैं तो उसमें ईंट को घिस के बुरा मिला देते, कलर मिला देते हैं, तो मिलावटी वस्तु देते, उससे हमारी सेहत खराब हो जाती है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से क्या है, हमारा शोषण तो होता ही होता है। इसके चौथा कारण क्या है कि एमआरपी से अधिक मूल्य लेना। देखिए, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी से अधिक मूल्य लेना। एमआरपी से अधिक मूल्य लेना मतलब जितना पैसा उस पैकिंग पर, उस वस्तु पर लिखा हुआ, हम उससे भी, जो दुकानदार होते हैं उससे भी ज्यादा पैसा ले लेते हैं। किसी वस्तु का पैसा 100 रुपया है लेकिन क्या कहेंगे, हम तो 150 लेंगे। ये आपने देखा होगा गांव में ना, गांव में बहुत होता है कि हम जब भी ठंडा या कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं, उस बोतल पर उसका प्राइस कितना लिखा होता है, 35, 45, 35 इतना लिखा होता है, लेकिन वो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लगाते हैं कि भाई देखो 5-10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हम पूछते क्यों देना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं, नहीं ठंडा करने का, हमने फ्रिज में रखा, आपको बोतल ठंडी करके दी इसलिए। तो ये भी एक प्रकार का शोषण ही है, क्योंकि ठंडा करने का पैसा कंपनी वालों ने उनको पहले से दे दिया है और वो एमआरपी में ही आता है। यहां तक कि बहुत सी दुकान वालों को खुद कंपनी वाले उनको फ्रिज भी देते हैं। क्या देते हैं? फ्रिज, ठंडा करने के लिए फ्रिज तक देके जाते हैं उनको कंपनी वाले। तो एमआरपी से अधिक मूल्य भी लेना, ये भी एक क्या है, एक प्रकार का उपभोक्ता के साथ क्या है, शोषण है। इसके बाद क्या है, वस्तु की जो क्षमता होती है, जो गुणवत्ता होती है, उस वस्तु की क्षमता और गुणवत्ता में क्या होना, कमी होना। तो क्षमता और गुणवत्ता में कमी। देखो हम क्या करते हैं,
कि भाई जब हमने सामान खरीदा तो उसके बारे में बहुत बड़ा सो है जो बताया गया कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमने मोबाइल खरीदा कि देखो इतना फास्ट चलेगा, 2-3 साल तक लंबा टिकेगा, खराब नहीं होगा, लेकिन घर पे आते ही खराब हो गया। तो जो हमें बताया गया वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वस्तु की समता थी, वस्तु की जो गुणवत्ता थी, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, जिसके चलते हमारे साथ क्या हो गया, शोषण हो गया। उपभोक्ता के साथ क्या हो गया, शोषण हो गया। इसके बाद क्या, वस्तु का असुरक्षित होना। असुरक्षित वस्तु, असुरक्षित वस्तु में देखिए, मान लीजिए आप घर बना रहे हो, ठीक है, घर बनाने के लिए आपने सीमेंट खरीदा। सीमेंट वाले ने हमें बहुत बताया, देखो इतना मस्त सीमेंट है ना, आप लेके जाओ, एक बार ईंट चिपक जाती है, टूटने का नाम नहीं। लेकिन घर बन के तैयार हो गए और बाद में पता चला वो सीमेंट तो इतना कच्चा था कि घर एक ही साल में ढह गया, एक ही साल में टूट गया, और ऊपर 1-2 लोग की जान भी चली गई। तो वस्तु असुरक्षित होती है, हमें झूठ बोल के गलत वस्तु पकड़ा दी गई, इसके चलते क्या हो गया, हमें असुरक्षा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं, ये भी उपभोक्ता के शोषण का कारण ही है, ठीक है। इसके अलावा वस्तु के जो दोष होते हैं, क्या होते हैं, वस्तु के जो दोष होते हैं, उन वस्तु के दोष को जानबूझकर छिपाना, जानबूझकर दोष छिपाना, दोष को छिपाना। भाई कंपनी वालों को पता होता है, दुकान वालों को पता होता है कि ये वस्तु में ये प्रॉब्लम है, ये खराब है, ये वस्तु है कि नहीं, फिर भी वो हमें नहीं बताते कि भाई, हमें सिर्फ तारीफ ही करते। कभी किसी वस्तु का अपनी बुराई सुनी है, नहीं सुनी, हमेशा तारीफ करेंगे। और उसके दोष होते हैं, जो उसकी कमियां होती है, वे छिपा देते हैं, हमें बताते नहीं है, जिसके चलते हमें क्या होता है, उपभोक्ता शोषण का शिकार हो जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि कृत्रिम मांग बढ़ा देना, कृत्रिम ढंग से जो है वस्तु की मांग बढ़ा देना। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि आज हम टमाटर खरीद के आए 20 रुपये किलो, कल जब मार्केट में वापस से टमाटर खरीदने जाएंगे तो अचानक से पता चलेगा कि अरे भाई टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। एक दिन में डबल से ट्रिपल में 4 गुना भाव कैसे बढ़ गया। तो देखिए ये कैसे होता है पता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, या कह लीजिए जो बड़े बड़े जिनके पास गोदाम होते हैं, वो उनको स्टोर कर लेते हैं, उनको गोदाम में भर के जमा कर लेते हैं। जब सभी सामान को, मार्केट का सामान भर के जमा कर लिया, अपने पास रख लिया, तो उस समय क्या हो जाएगी, मार्केट में सामान की कमी हो जाएगी, बाजार में सामान की कमी हो जाएगी। सामान की कमी होने से जो प्राइस है, जो कीमत है, वो वस्तु की बढ़ जाएगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो अभी ये क्या, देखो अभी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो ये लोग क्या करेंगे, जिसने फैक्ट्री में सब जमा करके रखा था, अब निकालो बाहर, अब बेचो, अब कीमत बढ़ी, अब बेचो, अब बेचो। उनको मजा आएगा बेचने में। पहले जहां 20 रुपये मिल रहा था, अब 100 रुपये मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से कृत्रिम मांग को बढ़ा करके उपभोक्ताओं के साथ क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, माल या वस्तु के साथ जो जिस प्रकार क्या होता है, शोषण होता है, वो हो गया। अभी है सेवा में। तो सेवा में क्या होता है, सबसे पहला कि भाई मान लो हम एक वकील के पास गए, एक डॉक्टर के पास गए, उसने हमें आश्वासन दिया कि भी देखो भी आप एकदम ठीक हो जाओगे, आप एकदम, हम आपका ये काम कर देंगे। उसने हमें एक ऐसा आश्वासन दे दिया उसने, लेकिन उसने वो किया नहीं काम, उसने सही ढंग से काम नहीं किया, जिसके चलते हमें क्या हो गई, असंतोष हो गए। हमें क्या हुआ, असंतोष हुआ, हमें असंतोष का सामना करना पड़ा। सबसे अच्छा उदाहरण देखिए कि जब एक बच्चा है 10वीं बोर्ड में पढ़ता है, 10वीं क्लास में है, उसके बोर्ड का एग्जाम है, उसने एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर को हायर कर लिया। उससे क्या बोला कि मैं आपको 50,000 रुपये साल का फीस दे रहा हूं, आप मुझे बोर्ड में 90+ एग्जाम, मतलब 90+ मार्क्स दिला दीजिए। शिक्षक कहना ठीक है मैं करूंगा। अभी वो टीचर ने 1 महीने तो स्टार्टिंग में सही बच्चे को पढ़ाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, कभी कभार पढ़ाने आता था, कभी कभार नहीं भी पढ़ाता था, ठीक से मन देकर पढ़ाने नहीं लगा। तो जब रिजल्ट आया बच्चे का 90+ तो छोड़िए, ठीक से पास भी नहीं हो पाया। तो बच्चे को कहीं ना कहीं असंतोष का सामना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। जो उस टीचर ने बच्चे से गुणवत्ता की, अपनी क्षमता की, जो वादे किए थे, वो जो वचन दिए थे, वो उसको निभाया नहीं निभाया, तो उससे बच्चे को क्या हुआ, असंतोष हुआ। तो बच्चे का शोषण हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल शोषण हुआ बच्चे का। इसके अलावा क्या है, सेवा का असुरक्षित तथा दोषयुक्त होना। क्या, असुरक्षित तथा दोषयुक्त होना। तो मैं दोषयुक्त लिखता हूं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दे दी,
कि ले लो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन घर पे आपने दवाई ली, लेकिन उस दवाई का तो उल्टा ही असर पड़ गया भाई साहब। पहले आपको सिर्फ बुखार था, अब तो सब कुछ हो गया, पाव दर्द, सर दर्द, सब कुछ, उल्टी हो गई, सब कुछ हो गया। पहले आपको एक नॉर्मल थोड़ा सा बुखार था, अब तो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो जो उस डॉक्टर ने अपनी सेवा दी, उस सेवा के माध्यम से आप तो उल्टा और ज्यादा बीमार पड़ गए। तो कहीं ना कहीं जो सेवा थी वो दोषयुक्त थी, असुरक्षित थी, जिससे आपका शोषण हो सका। इसके अलावा इसके बाद तीसरा क्या है, लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना। क्या? लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना। लाभ के स्थान पर हानि का सबसे अच्छा उदाहरण आप समझिए कि एक वकील था, एक वकील है, उस वकील ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके केस जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन कोर्ट में गए और केस पलट गया, भाई साहब केस हार गए। जहां उस व्यक्ति को लाभ मिलना था वहां उसको हानि का सामना करना पड़ा, सारा पैसा बर्बाद, व्यक्ति क्या हो गया, शोषण का शिकार हो गया। हालांकि ये वकालत के मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पे जज की चलती है, तो यहां पे इसको शोषण नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद चौथा कौन सा कारण है जो सेवा के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्या हो सकता है, शोषण हो सकता है? क्या? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक को क्षति पहुंचाना। क्या? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुंचाना। जैसे कि ये आप यहाँ पे एक वो उसी टीचर को वापस लाइए, वो जो टीचर हमने अभी एग्जांपल है उसी टीचर को वापस लाइए। टीचर ने बच्चा, तो भाई साहब बच्चा बड़ी मुश्किल से पास हो गया, बस कैसे भी करके पास हुआ, 90+ तो आया नहीं, कैसे भी करके पास हो गया। उसका पैसा भी गया, साथ में बच्चा डिप्रेशन में चला गया। बच्चे को जहां खुश होना चाहिए था वहां डिप्रेशन में चला गया। बच्चे का बौद्धिक हानि हुई, साथ में मानसिक हानि भी हुई, और बच्चा इतना तनाव लेने लगा कि अब उसको सर दर्द, पेट में दर्द होने लगा, तो उसको क्या हो गया, शारीरिक हानि भी होने लगी। तो ये सब सेवा के कारण हुआ ना, बच्चे का शोषण हुआ, इसलिए तो ये सब हुआ, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, उपभोक्ता के विषय में पढ़ा, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के कौन कौन से प्रकार है, शोषण किस प्रकार से उपभोक्ता का होता है, ये सब कुछ आज हमने पढ़ा। इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट हो आप अवश्य ही मुझसे पूछिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।